हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, आकलन का वर्गीकरण, यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हमने 2 प्रकार का आकलन पढ़ लिया था, अभी 2 प्रकार का बाकी है। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सिलेबस में आकलन के वर्गीकरण के अंतर्गत हमें 4 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ना है, 4 प्रकार का आकलन पढ़ना है, जिसमें हमने पढ़ना था प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब हमने पढ़ा पूर्व सूचक आकलन, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक आकलन। प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक, निदानात्मक और पूर्व सूचक को हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा 2 और नाम मैंने आपको बताए थे, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो इसके अंतर्गत आज हम तीसरे प्रकार का वर्गीकरण या तीसरा आकलन पढ़ेंगे, जो कि है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिंदी में जो नाम है उसे हम कहते हैं रचनाशील आकलन, ठीक है। रचनाशील आकलन कहते हैं इसे ही हम कहते हैं विकासात्मक आकलन, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं निर्माणात्मक आकलन। तो इसका कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। रचनाशील भी हो सकता है और रचनाशील के अलावा रचनात्मक भी हो सकता है। रचनात्मक कह लो, रचनाशील कह लो, विकासात्मक कह लो, निर्माणात्मक कह लो, ये सभी इसका हिंदी में इसका पर्याय है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है। चलो, ये तो हो गई इसके नाम पे बात। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है इसकी बात करते हैं। एक व्यक्ति है प्रोफेसर एस.के. दुबे, नाम सुना होगा आपने। प्रोफेसर एस.के. दुबे, इनके द्वारा दी हुई एक डेफिनेशन है, जिससे इसका अर्थ भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इनकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहें, परीक्षा में आपके काम आएगी, तो आप इसके परिभाषा को नोट भी कर लो और इसका मीनिंग भी समझ में आएगा। प्रोफेसर एस.के. दुबे कहते हैं कि रचनात्मक आकलन छात्र के व्यवहार में होने वाला वह व्यवहारगत परिवर्तन है जिससे छात्र सैद्धांतिक विषय से प्रायोगिक विषय की ओर अग्रसर होता है। सैद्धांतिक ज्ञान से प्रायोगिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रोफेसर एस.के. दुबे कहते हैं कि रचनात्मक आकलन से आशय छात्र के व्यवहार में होने वाले उस परिवर्तन से है जिससे छात्र सैद्धांतिक ज्ञान से प्रायोगिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। 2 प्रकार का यहाँ पे ज्ञान लिया गया है, या 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में बात की गई है प्रोफेसर एस.के. दुबे के द्वारा। प्रोफेसर एस.के. दुबे एक सैद्धांतिक ज्ञान की बात करते हैं, दूसरे व्यवहारिक ज्ञान की बात करते हैं, यानी प्रायोगिक ज्ञान जो होता है वो व्यवहारिक ज्ञान ही होता है। देखिए, आपने भी बीएड के दौरान पढ़ा होगा, हम जब आपको पढ़ाते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, आपको कहते हैं कि इस तरह से आपने उद्देश्य लिखने हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम में आपको लेसन प्लान बनाने के लिए या उससे संबंधित कोई प्रश्न होता है, तो वहाँ पे आपका सैद्धांतिक ज्ञान चेक हो रहा होता है। अगर वो लेसन प्लान अच्छे से तैयार हो जाता है और उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क के दौरान आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो कि आपने अपने लेसन प्लान के अंदर दिखाए हैं, तब आप उन स्टेप को फॉलो करते हुए जब क्लास में खड़े होकर के पढ़ाते हो, तो उसे हम कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान या प्रायोगिक ज्ञान। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। या इसके अलावा आप देखिए, साइंस के बच्चों को साइंस की क्लास के अंदर पहले सैद्धांतिक रूप से लैब में ले जाने से पहले सैद्धांतिक रूप से क्लास में सब कुछ समझाया जाता है कि इस तरह से आप इन 2 चीज़ों को मिलाएंगे और उसके बाद इस चीज़ का जो है ये गैस बनेगी, या जो भी उसको बताया जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है और वही सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान में या प्रायोगिक ज्ञान में बदलता है। तो प्रोफेसर एस.के. दुबे क्या कहते हैं? प्रोफेसर एस.के. दुबे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे के इस
आकलन के दौरान बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान की ओर अग्रसर कर सकते हैं। कैसे ये आकलन, कैसे ये काम करता है? अब इसका अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चे ने जो क्लास में ज्ञान प्राप्त किया है, जो किताबों में पढ़ा है, जो शिक्षक ने उसे बताया है, ये चेक करेंगे कि क्या बच्चे ने उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया है या नहीं किया। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का मतलब प्रोफेसर एस के दुबे क्या कहना चाहते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा ये कहना चाहती है कि इसमें छात्र या फिर कक्षा उसने जितना कुछ प्राप्त किया है, जितना कुछ ग्रहण किया है, उसको चेक करता है शिक्षक कि बच्चे उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में कितना उपयोग में ले रहे हैं। यही क्या है? यही है रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब तो इजी वे में समझ आ गई होगी। चलो थोड़ा सा और आसान कर देती हूँ, उदाहरण देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मान लो आपने कक्षा में बालक को पढ़ाया किसके बारे में, किलोमीटर के बारे में, ठीक है, मीटर के बारे में, उसे हमने ये बताया कि ये मिलीलीटर होता है, ये लीटर होता है, ये किलोमीटर होता है, ये मीटर होता है। अब बच्चा क्या उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ले रहा है, नहीं ले रहा, उन इकाइयों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा, अगर ये चेक किया जा रहा है विविध उसको परिस्थितियाँ दे करके, ठीक है, उसको ऐसा काम दिया जा रहा है जिससे ये चेक हो जाए कि मैथ्स के अंदर अगर हमने उसे इन इकाइयों के बारे में बताया था, लीटर, मिलीलीटर के बारे में बताया था, किलोमीटर, दूरी को मीटर, किलोमीटर में हम नापते हैं, इस हिसाब से आप उसको प्रश्न दे रहे हैं और अगर वो बच्चा उन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब आपका दिया हुआ ज्ञान या जो बच्चे ने किताबों में पढ़ा है, आपसे कक्षा में पढ़ा है, उसमें वो पूरी तरह से अधिगम कर पाया है, सीख पाया है, ये प्रूफ हो गया। तो यही रचनात्मक आकलन है। ये तो एक मैथ्स का उदाहरण हो गया। बाकी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंतर्गत हमने बच्चे को जो किताब में चीज़ें बताई, ठीक है, क्या बच्चा उनको व्यवहार में ले रहा है, क्या दैनिक जीवन में उसको उन चीज़ों का कुछ यूज़ पता चल रहा है, क्या उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ रही है, क्या उसको पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि पेड़ पौधे हमसे, उसने किताब में पढ़ा है ना कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं जिससे कि हम इस प्राणवायु का यूज़ कर पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं। तो क्या बच्चा इन पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस को समझ भी रहा है, नहीं, या सिर्फ किताबी ज्ञान है उसके पास। बस यही चेक करना है कि क्या उसका ज्ञान सीमित है किताबों तक या फिर किताबों से बाहर वो दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर पा रहा है। अब ये मान लो एक एग्जाम्पल साइंस का हो गया। इसके अलावा जैसे हम बच्चे को SST पढ़ाते हैं, ठीक है, सामाजिक ज्ञान जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत हम उसको थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, जैसे कि समाज में कैसे रहना है या समाज में आपको ये अधिकार मिले हुए हैं, ये आपके कर्तव्य हैं। जैसे एक सिंपल सा ही है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, वहाँ गंदगी नहीं फैलानी। और जब आप बच्चों को कहीं टूर पे लेके जाते हो और बच्चे उसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं या बस स्टैंड पे खड़े हैं या मान लो किसी पार्क में ही बच्चों को लेके जाते हो, वहाँ पे बच्चे जो है अपने पैकेट्स खा करके और वहीं गंद फैला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिला? क्या उन्होंने क्लास में जो पढ़ा था किताबों में या जो आपने उनको बताया था कि आपके ये कर्तव्य हैं समाज के प्रति, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया ना। तो यही तो चेक करना है, सिचुएशन देनी है। हमने बच्चे को जो क्लास में पढ़ाया है, बच्चे ने जो किताबों में पढ़ा है, हमने जितना उसको बताया है, क्या वो व्यवहारिक जीवन में अपने उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है। बस उसको चेक करना ही क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है। ठीक है, बहुत आसानी से समझाया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। आप लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं लैंग्वेज की हूँ, मैं कैसे लैंग्वेज को भूल जाऊँ। तो लैंग्वेज के अंदर जैसे जो भी पाठ लगे हुए होते हैं तो वहाँ पे हम बच्चे को, मान लो कोई कहानी है तो कहानी कोई संदेश दे रही है ना कि ईमानदार बनना है।
चोरी नहीं करनी है, सहायता करनी है दूसरों की, यानी कुछ अच्छे गुणों की बात हो रही है उसमें डेवलप करने की। या फिर कोई कविता भी है तो वो देशभक्ति की कविता हो सकती है, वो स्वावलंबी बनने की कविता हो सकती है, वो आत्मनिर्भर बनने की कविता हो सकती है, या फिर वो आप ये समझ लो कि आपको मोटिवेशनल कोई हो सकती है, पाठ्यक्रम में आपने कोई कविता बच्चे को पढ़ाई हो, तो ऐसा ही सब कुछ होगा लैंग्वेज के अंदर। जो भी लेसन्स लगे होंगे, चाहे पोएम्स लगी होंगी या कुछ भी, तो आपने चेक करना है क्या क्या वास्तव में वो कविता पढ़ करके या वो आपके द्वारा जो उसको ज्ञान कराया गया है, जो पाठ आपने पढ़ाए हैं, उनका जो संदेश है, क्या उसको वहाँ तक आप पहुँचाने में सफल हुए हैं या नहीं हुए। क्या बच्चों ने वो गुण अपने आप में उतारे हैं, यानी आत्मसात किए या नहीं किए, या सिर्फ पाठ को पढ़ करके छोड़ दिया। बस ये सब कुछ जो चेक करना है ना, कि आपने कक्षा में बच्चों को जो बताया है, बच्चों ने जो सुना है, बच्चों ने जो पढ़ा है, बच्चों ने जो सीखा है, उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में कितना उतारा है, इसको चेक करना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका मीनिंग, और इसके साथ ही मैंने आपको एक परिभाषा भी बता दी। अभी भी अगर नहीं आपको समझ में आई है तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार रचनात्मक आकलन से आशय छात्र के उस व्यवहारगत परिवर्तन से है जिससे छात्र सैद्धांतिक ज्ञान से प्रायोगिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, ये है इनके द्वारा दी गई परिभाषा। चलो अब हमने विशेषताएं करनी है रचनात्मक आकलन की। पहली विशेषता है, ये क्या है, प्रश्न आधारित प्रक्रिया। प्रश्न आधारित प्रक्रिया, इसमें बालक के सामने मैंने आपको बोला है ना, परिस्थिति उसको दी जाएगी जिससे कि हम ये चेक कर सकें कि बालक उस परिस्थिति में कैसा बिहेव करता है, जैसा उसने क्लास में पढ़ा है, जैसा उसने किताब में पढ़ा है, जैसा उसने अपने अध्यापक से सीखा है, क्या वैसा व्यवहार करता है या नहीं। ये है प्रश्न आधारित प्रक्रिया, ये इसकी एक विशेषता है। इसमें बच्चे को वैसी ही सिचुएशन दी जाएगी, यानी प्रश्न दिए जाएंगे। कैसे प्रश्न होंगे, वो प्रश्न ऐसे होंगे जो उसके रियल, जो उसने असेसमेंट, जो रियल उसने लर्निंग की है उसको चेक करने वाले होंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्या बच्चे ने जो किताब में सीखा है उसको अपने व्यवहार में लिया है या नहीं लिया। ठीक है, तो ये प्रश्न आधारित प्रक्रिया है। फिर है प्रमाण एकत्रीकरण की प्रक्रिया। इसमें अध्यापक इस आकलन के जो रिजल्ट्स रहेंगे ना, उसके प्रमाण इकट्ठे करेगा, एविडेंस इकट्ठे करेगा। तो ये प्रक्रिया कैसी है, एक प्रमाण आधारित या प्रमाण एकत्रीकरण की प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें अध्यापक ने जो आकलन किया है उसके जो रिजल्ट्स रहे हैं वो बच्चे के रिजल्ट्स प्रमाण के रूप में, यानी हम ये कह सकते हैं एविडेंस है, एविडेंस है कि बच्चे ने ऐसा व्यवहार किया था। तो एविडेंस जो है, प्रमाण जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये क्या है, प्रमाण एकत्रीकरण की प्रक्रिया है। इसके अलावा चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण कार्य किसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षक के लिए भी है और विद्यार्थी के लिए भी है। कैसे, समझ लो जरा इसे। देखो, चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, इसमें शिक्षक को क्या करना है, बच्चे पर पूरी तरह से नज़र रखनी होगी, तभी वो चेक कर पाएगा ना कि उसने जो क्लास में पढ़ाया है क्या बच्चे ने उसको सीखा है या अपने दैनिक जीवन में उसको उतारा है या नहीं उतारा। तो इसके लिए शिक्षक को बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाना पड़ता है और कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ती है अपने स्टूडेंट पे। फिर किसी एक स्टूडेंट पे नहीं करना ना उसको अप्लाई, पूरी क्लास के बच्चों को उसने चेक करना है। तो ये चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है उसके। ठीक है, पूरा ध्यान से इस काम को करना पड़ता है, इस आकलन को करना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, वाद विवाद
वाद विवाद आधारित प्रक्रिया। वाद विवाद आधारित प्रक्रिया कैसे है? वाद विवाद किन के मध्य में? अध्यापक और छात्र के मध्य। ठीक है, आपने बच्चे ने जो सीखा है कक्षा में उसको चेक करना है कि उसको उसने अपने जीवन में कितना उतारा है, अपने दैनिक जीवन में वो उसकी कितनी कह सकते हैं कि कितना उसको याद रखता है या उसका प्रयोग करता है, इसी को तो चेक करना है आपने। तो यहाँ पे वाद विवाद का मतलब क्या है कि अध्यापक जब बच्चे का आकलन करता है, उससे प्रश्न पूछता है, तो बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाता है, अपनी बात को अपने शिक्षक को कह पाता है। इसलिए ये क्या है? ये वाद विवाद आधारित प्रक्रिया है। वाद विवाद में क्या होता है स्टूडेंट्स? वाद विवाद में दो पक्ष होते हैं, तो यहाँ भी दो पक्ष हैं, एक अध्यापक है, दूसरा विद्यार्थी है। दोनों पक्ष स्वतंत्र होते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति करने के लिए, तो यहाँ पे भी दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने बच्चे के दैनिक जीवन में वो कितना कुछ ज्ञान जो उसे प्राप्त है उसका प्रयोग करता है, तो इसके लिए हमें उससे प्रश्न पूछने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ना, परिस्थिति देंगे, फिर उसको देखेंगे वो कैसे हैंडल करता है। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आमने सामने होंगे दोनों। तो आमने सामने ऐसी सिचुएशन होगी जैसे कि वाद विवाद में होती है। ठीक है, चलिए स्व आकलन की प्रक्रिया। देखिए, स्व आकलन की प्रक्रिया, स्व माने अपना आकलन खुद से करना। कौन करेगा अपना आकलन खुद से? देखिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि उसका आकलन हो रहा है। बच्चे को पता है ये चीज़। ठीक है, बच्चे को खुद को पता है। तो बच्चा, अध्यापक जो बच्चे का आकलन कर रहा है, उसने जो कक्षा में सीखा उसको वो दैनिक जीवन में कितना प्रयोग में लेता है, इस चीज़ को चेक कर रहा है। तो बच्चा खुद का भी तो आकलन करेगा, और इसके साथ ही बच्चे का जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ साथ शिक्षक का भी आकलन हो जाएगा कि इसका मतलब उसने सैद्धांतिक ज्ञान को कक्षा में अच्छे से दिया है, तभी तो बालक व्यवहारिक ज्ञान में उसको, उस सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में बदल रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इसमें शिक्षक भी सफल हो गया, उसकी शिक्षण विधियां भी सफल हो गई। तो स्व आकलन का मतलब ये है कि बच्चे का आकलन अध्यापक के द्वारा भी किया जा रहा है, वो खुद भी अपना आकलन कर रहा है, और इसके साथ साथ अध्यापक बच्चे का आकलन करने के साथ साथ खुद का भी आकलन कर रहा है। इसलिए इसको कहते हैं स्व आकलन की प्रक्रिया। चलिए अगले बिंदु की ओर। मानक आधारित प्रक्रिया। मानक, मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड बना लेना कि वहां तक हमने पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, मानक डिसाइड करना होता है। आप एक चीज देखिए, हम असेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपना पर्पस फुल करना है। कैसा पर्पस आपने फुलफिल करना है? एक शिक्षक आप हो, एक शिक्षक मैं हूँ। जब तक अधिगम नहीं होगा, जिस शब्द को आप अच्छे से जानते हैं, पूरी बीएड के 1 साल के अंदर आपने ये शब्द अच्छे से सुना है, सब लेक्चरर से सुना होगा, सब किताबों में, सब सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, जितने भी बीएड के सब्जेक्ट थे वहाँ पे अधिगम जरूर आता है। तो आप ये देखिए, हम आकलन करते क्यों हैं, हम असेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने बालक के अधिगम को चेक करना है। ठीक है, तो फिर एक टारगेट तो होता ही होगा ना। जब शिक्षण कराया जाता है तो एक शिक्षक अपना टारगेट लेके चलता है ना कि मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या है, वो सारा का सारा आपको सिखाना है, आपको अधिगम कराना है। तो इसके अंतर्गत, इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जब ये आकलन किया जाता है, तब कुछ मानक डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड आप बना करके चलेंगे आकलन करने से पहले अपने स्टूडेंट्स का, कि मैंने जो सिखाया है ना, तो मैंने पूरी मेहनत की है, मैं अच्छे से अच्छे टीचिंग मेथड से अपने स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका मतलब मेरे स्टूडेंट्स का अधिगम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और उन्होंने कक्षा में जो सीखा है उसको वो दैनिक जीवन में भी प्रयोग में अवश्य ही ले रहे होंगे। तो ये स्टैंडर्ड बनाया जाता है एक।
ठीक है, ये आकलन करते समय। तो ये एक मानक आधारित प्रक्रिया है जिस तक पहुंचना होता है। यहाँ पे मानक क्या है, मतलब एक आप ये कह सकते हो एक लाइन खींच देना कि यहाँ तक प्रत्येक बच्चे को पहुंचना ही पहुंचना है। ऐसा तो प्रत्येक बच्चा करता ही होगा, ऐसा तो प्रत्येक बच्चे ने अपने व्यवहारिक जीवन में इसको उतार ही लिया होगा। ऐसा करना क्या है, मानक बनाना है। तो ये प्रक्रिया कैसी है, इसकी विशेषता ये है कि एक मानक आधारित प्रक्रिया है। इसके बाद पृष्ठ पोषण आधारित प्रक्रिया भी है। पृष्ठ पोषण आधारित प्रक्रिया। देखिए मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि बच्चे को नहीं पता होता या क्लास को नहीं पता होता कि मेरी असेसमेंट की जा रही है। सबको सब कुछ पता होता है, सबको पूर्ण स्वतंत्रता होती है, सब अपने आप को खुल करके अभिव्यक्त करते हैं। अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अध्यापक को भी होती है और विद्यार्थियों को भी होती है, दोनों पक्षों को होती है। यानी वाद विवाद की स्थिति मैंने बता दी यहाँ पे इससे पहले वाले पॉइंट्स में। तो वाद विवाद में तो आपको पता ही है, खुल करके बोलते हैं सभी। तो यहाँ पे पृष्ठ पोषण आधारित प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे अपने आप को क्या करेंगे, बच्चे अपने आप को अच्छे से दूसरे के सामने एक्सप्रेस करेंगे। और अगर ऐसा करना बिल्कुल सही है तो अध्यापक के द्वारा उन्हें क्या दिया जाएगा, पृष्ठ पोषण दिया जाएगा कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और उनको जैसे हम देते हैं ना पृष्ठ पोषण, दोनों तरह का होता है, आप सभी को पता है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का, जैसा भी उनका रहा है। अगर उन्होंने अच्छे से जो भी कक्षा में सीखा उसको वो दैनिक जीवन में अच्छे से प्रयोग में ले रहे हैं तो इसका मतलब सकारात्मक पृष्ठ पोषण मिलेगा, नहीं तो फिर नकारात्मक मिलेगा। ठीक है, तो पृष्ठ पोषण आधारित प्रक्रिया है ये। अगला बिंदु है साथी समूह द्वारा आकलन। साथी समूह द्वारा आकलन, जिस तरह से स्व मूल्यांकन में मैंने आपको ये बताया था कि अध्यापक के खुद का भी आकलन हो जाता है, विद्यार्थी का तो वो कर ही रहा है, और विद्यार्थी का आकलन अध्यापक भी कर रहा है और विद्यार्थी खुद भी अपना आकलन कर रहा है। तो इसी तरह से एक चीज़ और है कि साथी के द्वारा भी आपका आकलन किया जा रहा होता है इस प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि पूरी कक्षा को पता है कि हमने जो किताबों में पढ़ा है उस ज्ञान को चेक किया जा रहा है कि क्या दैनिक जीवन में हम उसका प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं। एक छोटा सा ही उदाहरण है, जैसे कि आपने बच्चे को टाइम देखना सिखाया और उसके बाद आप बच्चे को घड़ी दिखा करके पूछ रहे हैं कि कितना टाइम हुआ है। तो आपके जो प्रश्न है वो अध्यापक पूछ रहा है, लेकिन पूरी कक्षा का एक साथ आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या, आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, इसका आकलन आपका अध्यापक भी कर रहा है और इसके साथ साथ आपके साथी भी तो कर रहे हैं क्लास के अंदर कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं दिया, आपने सही प्रश्न सुन करके उसका जो सही ऑप्शन था वो चूज़ किया या नहीं किया। तो इस तरह से स्व मूल्यांकन के साथ साथ इसमें साथी समूह के द्वारा भी आकलन होता है। ठीक है, चलो अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है, ये एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। और दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। तो दोनों को इकट्ठा ही बताऊंगी। ठीक है, देखिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, प्रजातंत्र क्या होता है, जिसमें हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी खुद अपने पे शासन करना, यानी क्या, स्वतंत्रता होना हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का मतलब मैंने क्या बोला, वाद विवाद की स्थिति होती है। वाद विवाद की स्थिति होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्वतंत्रता है, तभी तो वाद विवाद की स्थिति बनी है। तो ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है पूरी तरह से, और इसमें बच्चे को पूरी तरह से खुल करके अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया जाता है, उसको पूरी तरह से अपनी विचार अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। फिर दूसरा, उत्तरदायित्वपूर्ण प्रक्रिया।
मैंने कहा था ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, हमने थर्ड फोर्थ पॉइंट में वहां पे बात की है ना कि ये क्या है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि शिक्षक को क्या करना है, एक साथ पूरी कक्षा के बच्चों की असेसमेंट करनी है और फिर सही असेसमेंट करनी है, जो कक्षा में पढ़ाया उसको चेक करना है कि क्या उसके विद्यार्थियों को उसका पढ़ाया गया जो भी मैटर है, जो भी विषय वस्तु है, कंटेंट है, वो समझ में आया है या नहीं आया। तो इसके लिए एक चैलेंज होता है और चैलेंज के साथ साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उस पर उत्तरदायित्व की निभाने की जिम्मेदारी भी है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक उत्तरदायित्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, रचनात्मक आकलन, विकासात्मक आकलन या फिर जिसे हम कहेंगे यहाँ पे निर्माणात्मक आकलन की विशेषताएं। ये 10 बिंदु हो गए हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम इसके गुण और दोषों पे बात करने वाले हैं। अभी अगली कक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट ही चलेगा और उसके बाद हम इसके लास्ट भाग यानी चौथे पॉइंट में आएंगे। ये आज तीसरा था, ठीक है, बता रही हूँ, बार बार कंफ्यूज मत होना। ये थर्ड था, सिलेबस देखा करो, सिलेबस में समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोग्नोस्टिक दिखेगा, पूर्व सूचक आकलन, प्रोग्नोस्टिक को हिंदी में पूर्व सूचक आकलन कहते हैं। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक दिखेगा जिसे हम हिंदी में निदानात्मक आकलन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा हुआ दिखेगा जिसे हम ये कहते हैं रचनाशील, विकासात्मक या निर्माणात्मक आकलन। और इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट वहाँ पे दिखेगा या चौथा प्रकार दिखेगा समेटिव असेसमेंट, जिसे कहते हैं योगात्मक, सारात्मक या फिर समेकित आकलन। तो हमने दो पिछली कक्षा में पढ़ लिए, पूर्व सूचक भी पढ़ लिया और इसके अलावा डायग्नोस्टिक भी पढ़ लिया, निदानात्मक आकलन। ठीक है, प्रोग्नोस्टिक हो चुका है, डायग्नोस्टिक हो चुका है। आज थर्ड पॉइंट फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने आधा पढ़ा है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ फोर्थ यानी समेटिव असेसमेंट भी रह गया। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो आप जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप साथ साथ में इसको वैसे वैसे नोट डाउन भी कर लो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो अगली कक्षा में मिलेंगे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।